ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और जब खुद पर बीतती है तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही डरावनी घटनाएं आपको सुनाने वाला हूं जो कि बेहद ही ज़्यादा डरावनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशन हो तो उसे भी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम अमन है। ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 10 साल का था। मैं अपने पापा के साथ घर में अकेला रहा करता था क्योंकि मेरी मम्मी बहुत पहले ही दुनिया से चल बसी थी जब मैं बहुत छोटा था। मेरे पापा ही मेरा सब कुछ थे, वही मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो वो अपनी नौकरी के कारण बाहर रहने लगे। वो सुबह ऑफिस के लिए जाते थे और शाम को लौट कर आते थे और मैं घर में अकेला रहता था। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं घर में आ जाता था। पूरा दिन तो सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता था और रात होती थी मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। उस घर में मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता था। काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था। मैं हर पल यही सोचता रहता था कि काश जल्दी से जल्दी पापा आ जाए, क्योंकि अकेला रहना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था अकेले में। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब मैं स्कूल से थका हारा घर आया। मेरे पास घर की चाबियां रहती थी, तो बिना किसी दिक्कत के मैंने दरवाजे को खोल के अपने घर के अंदर कदम को रखा और दरवाज़ा बंद करके घर में आराम करने लगा। स्कूल में उस दिन काम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं थक गया था और जब मैं बेड पे लेटा तो कब सो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। मेरी आँखें तकरीबन शाम के 6 बजे खुली जब मैंने महसूस किया कोई घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने घड़ी की ओर देखा तो 6 बजे हुए थे और इस वक्त कौन आएगा। मेरे पापा हमेशा मुझे समझाया करते थे कि जब वो घर पे ना हो तो दरवाजे को आसानी से बिल्कुल भी मत खोल, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि घर पे कौन कब आ जाए। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ जब मेरे कानों में आने लगी तो मैं उठकर दरवाजे के पास गया और मैंने पूछा कि कौन है। मुझे लगा अगर पापा होंगे तो जवाब देंगे और फटाफट दरवाज़ा खोल दूंगा, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि सामने से कोई जवाब आया ही नहीं। सिर्फ जो बाहर था वो दरवाज़ा ही खटखटाता रहा। मैंने एक और बार पूछा कि कौन है, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा वो खटखटाता रहा और तभी अचानक से जो भी दरवाज़ा खटखटा रहा था उसने दरवाजे पे मारना शुरू कर दिया और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। हमारा घर भी ऐसे इलाके में था जहाँ कोई पड़ोसी नहीं था। मैं भागता हुआ अपने घर के टेलीफोन के पास गया और अपने पापा का नंबर जो मुझे याद था वो मैंने मिलाया, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। और जब मेरे पापा ने फ़ोन नहीं उठाया तो मेरा खौफ जैसे आसमान में पहुंच गया हो और वो दरवाज़ा जो कि बार बार किसी अनजान द्वारा पीटा जा रहा था, उसकी आवाज़ मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। आखिर करूँ तो क्या करूँ। मैं वापस एक और बार दरवाजे के पास गया और मैंने पूछा कि आखिर कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है। अभी भी कोई जवाब नहीं आया। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और परेशान हो गया। मेरे चेहरे से पसीना टप टप करके बह रहा था। तभी अचानक से फ़ोन बजा और जब फ़ोन बजा तो मैं भागते हुए फ़ोन के पास गया और फ़ोन उठाया तो फ़ोन मेरे पापा का था। मैंने घबराते हुए कहा कि पापा पापा कोई दरवाजे को बार बार पीट रहा है बाहर से,
और पूछ रहा हूँ कि कौन है, तो कोई जवाब नहीं यार। और जब मेरे पापा ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद है कि नहीं। मैंने उनसे कहा कि दरवाज़ा तो अच्छी तरह से बंद है, लेकिन जिस हिसाब से वो बाहर वाला दरवाजे को पीट रहा है, मुझे लगता है कि जल्द ही दरवाज़ा टूट जाएगा। और जब मैंने ये पापा को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसी सुरक्षित जगह पर छुप जा और जब तक मैं ना आऊँ उस जगह से बाहर मत निकलियो। मैंने अपने पापा की बात मानी और अपने रूम की एक अलमारी में जाकर छुप गया और पूरे घर में सिर्फ दरवाज़ा पीटने की ही आवाज़ आ रही थी। और तभी अचानक से एक धड़ाम से आवाज़ आई और मुझे पता चल गया कि दरवाज़ा टूट चुका है और जो भी दरवाज़ा पीट रहा था उसने घर के अंदर कदम रख दिया है। मुझे किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। उन कदमों की आवाज़ों से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। शायद हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैंने उस अलमारी के दरवाजे को हल्का सा खोल कर बाहर देखने की कोशिश की और मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसके हाथों में एक चाकू है, वो मेरे कमरे में आ चुका था और चारों तरफ काफ़ी अजीब निगाहों से देख रहा था। और उसके हाथ में जो चाकू था वो पूरा खून से सना हुआ था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसकी नज़र में आ गया तब तो ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मेरे मुंह से हल्की सी भी आवाज़ निकली तो मेरी मौत पक्की है। मैंने अपने मुंह को अपने हाथों से ही दबा लिया और दरवाज़े को वापस बंद कर लिया और यही सोचता रहा कि जल्द से जल्द मेरे पापा आ जाएं और मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं। और जब मैंने अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया तभी अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि वो कदम मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं और मैं समझ गया कि उसे पता चल गया है कि मैं अलमारी में हूँ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था और उसकी सांसें मुझे सुनाई दे रही थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और भारी भारी कदम मेरी तरफ बढ़ा रहा था। उसकी एक अजीब सी हंसी मैंने सुनी जो कि बेहद ज़्यादा डरावनी थी। मैं समझ गया था कि वो मेरी तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिर अब मैं क्या करूं। मुझे पता था कि अगर मैं उसकी हद पे चढ़ गया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे ही वो अलमारी के सबसे ज़्यादा करीब आया, मैंने पूरी ताकत लगा के अलमारी के पल्लों पे लात मारी, जिसकी वजह से वो दोनों पल्ले उस अजीब से दिखने वाले आदमी के मुंह पर लग गए और वो घायल होकर थोड़ी दूर जाकर गिरा। और उतने वक्त में मैं उस अलमारी से निकलकर दूसरे कमरे में घुस गया और अंदर से कुंडी लगा ली। वो आदमी उठ गया और पागलों की तरह हंसता हुआ आया और दरवाजे को मारने लगा और वही हुआ जिसका डर था। वो दरवाज़ा टूट गया और वो धीरे धीरे खून से सना हुआ चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो हंसते हुए बोला कि बहुत बचने की कोशिश करी लेकिन मारा जाएगा। बहुत बचने की कोशिश करी लेकिन मारा जाएगा। वो चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी अचानक से मैंने एक आवाज़ सुनी और तभी अचानक से एक डायरेक्शन से गोली आई और वो गोली उस अजीब से दिखने वाले आदमी के सर के आर पार हो गई और वो वहीं पर ढेर हो गया। और जब मैंने देखा तो उस अजीब से आदमी के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा था और उस पुलिस वाले ने चैन की सांस ली और फिर तभी मेरे पापा भागते हुए आए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कहीं कोई चोट तो नहीं है, लेकिन जब मेरे पापा ने मुझे सही सलामत देखा तो जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। मैं उस दिन बस तो गया, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ दी
और सबसे बड़ी बात, मेरे सामने एक मर्डर हुआ था जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था। आने वाले कई महीनों तक मैं उस घटना को भुला नहीं पाया और ना ही आज भुला पाया हूँ। कभी कभार वो डरावनी हंसी और वो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ मेरे कानों में अपने आप गूंजने लगती है। तकरीबन 12 साल का था तो गांव में रहकर पढ़ाई करता था और जो मेरा स्कूल था वो इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन वो हर स्कूल में होता है ना कि एक ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ हर कोई कहता है कि वहाँ भूत रहता है। चाहे वो जगह कोई फ्लोर हो या स्कूल का बंद पड़ा कोई कमरा, हर स्कूल में कहीं ना कहीं ऐसी कहानियाँ ज़रूर मिल जाती हैं। लेकिन जो मेरा स्कूल था वो थोड़ा अलग था। मैं अपने स्कूल में बचपन में जब जाया करता था तो मेरे कई सारे दोस्त थे जो कि बताया करते थे कि हमारे स्कूल में एक ऐसा कमरा है जहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था और उसकी आत्मा उसी कमरे में बंद है। मैंने पहले तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया और धीरे धीरे दिन बीते। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि वो सब एक प्लान बना रहे हैं और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या प्लान बना रहे हो तो उनका प्लान था कि रात के वक्त वो स्कूल में आएंगे और जो कमरा बंद है जिसमें भूत होने की बातें कही जाती है उसे चेक करेंगे। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं माने। अगले दिन मैं स्कूल आया और फिर जब मैं स्कूल आया तो मैंने देखा कि हमारे स्कूल में पुलिस वाले आए थे और जब मैंने पुलिस वालों को देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। और फिर पुलिस वालों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखाई और वो फ़ोटोज़ किसी और की नहीं, मेरे 3 दोस्तों की ही थी। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बेटा इन्हें जानते हो, क्या ये तुम्हारे साथ ही रहते हैं, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये इस वक्त कहाँ पर हैं। और फिर उन पुलिस वालों की बातचीत से मुझे पता चल गया कि मेरे तीनों दोस्त लापता हो चुके हैं और वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वालों को बताऊं तो बताऊं किस मुंह से कि वो तीनों प्लान बना रहे थे रात के वक्त इस स्कूल में आने का। उसके बाद क्या हुआ भगवान ही जाने। पुलिस वालों ने मुझसे कई सवाल पूछे और जो सच सच था मैंने उन्हें बता दिया। फिर पुलिस वालों ने अपनी तरह से कई जगह तलाशी ली और अपनी जो भी कार्रवाई होती है वो की, लेकिन मेरे दोस्तों का कुछ पता नहीं लगा। ऐसे कई दिन बीते और जब मैं घर पे आकर रात को सोता था तब मुझे सपने आया करते थे मेरे दोस्तों के, जैसे वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुसीबत में है। मैं यही सोचता रहता था कि शायद ये सिर्फ सपने हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इन सारे सपनों को इग्नोर किया। लेकिन धीरे धीरे मेरे वो दोस्त सपने से निकलकर मुझे हकीकत की दुनिया में भी नज़र आने लगे और जब भी मैं उनके पास जाने की कोशिश करता तो वो न जाने कहाँ गायब हो जाते। जब भी मैं उन्हें हकीकत की दुनिया में देखता तो वो कुछ कहते नहीं थे, वो सिर्फ इशारा करते थे। धीरे धीरे कई दिन बीते और गांव से पढ़ाई करने का मेरा मन नहीं रहा था। मैं शहर आ गया। शहर में आकर मैंने अपने बाकी की पढ़ाई को पूरा किया और 6-7 साल तक यहीं पर रहा शहर में। शहर में जब पढ़ाई पूरी हो गई तो गांव वापस गया और जब मैं गांव पहुंचा तो उसके अगले दिन से ही वही सिलसिला शुरू हो गया। जब तक मैं शहर में था मुझे मेरे दोस्त दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन जैसे ही मैं गांव में पहुंचा मुझे मेरे दोस्त नज़र आने लगे फिर से और वो वही इशारा कर रहे थे, वही सब बातें। और जब मैंने अपने स्कूल के बारे में पता किया तो पता लगा कि वो स्कूल बंद हो चुका है, अब वो जगह सिर्फ खंडहर है। और फिर एक रात मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे दोस्त गायब हुए, हो सकता है ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो जाए। लेकिन मुझे मेरे दोस्त रोज़ दिखते थे और वो शायद चाहते थे कि मैं उस स्कूल में आऊँ, उस खंडहर में आऊँ।
रोकते हुए भी कितना रोकता अपने आप को, दिल नहीं माना। मैं चला गया रात के वक्त उस खंडहर स्कूल में। स्कूल का नज़ारा बिल्कुल बदल गया था। जिस स्कूल में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, वो स्कूल एकदम खंडहर और वीरान हो गया था। जिन कमरों में बच्चे अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन पलों को बिताते थे, वहाँ पर मकड़ी के जाले बिछे हुए थे। मैं जब उस स्कूल के खंडहर में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा वो दोस्त जो कि काफ़ी सालों पहले लापता हो गया था, वो मुझे हाथ से इशारा करके अपने पास बुला रहा था। मुझे तो पहले यही समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ जाना ठीक है या नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ बुलाना शुरू किया। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और वो मुझे उस कमरे तक ले आया जिस कमरे के बारे में हमारे स्कूल में बातें हुआ करती थी, जो कमरा बंद था। मैंने उस कमरे के पास देखा तो दरवाजे पे धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों की मोटी परत थी। और फिर मैंने देखा कि मेरा दोस्त उस कमरे के दरवाजे के आर पार हो गया। मैं समझ गया था कि मामला जितना मैं सोच रहा हूँ उतना आसान नहीं है। यहाँ पर मैंने उस दरवाज़े को खोला और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आखिर उस दरवाज़े को खोल क्यों रहा हूँ, लेकिन मैंने उस दरवाज़े को खोल दिया। और दरवाज़ा खोलकर जब मैंने अंदर की तरफ अपनी नज़रों को घुमाया, मेरे तीनों दोस्त उस कमरे के लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे और वो मुझे देख रहे थे। मुझे पहले तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे सामने की ओर देखने को कहा। और जब मैंने सामने की ओर देखा तो ब्लैक बोर्ड था। वहाँ एक चौक पड़ी थी। वो अचानक से ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने लगी और जब उस चौक का वाक्य ख़त्म हुआ तो मैंने उस सेंटेंस को पढ़ा और वो सेंटेंस था कि तुम इतने सालों तक क्यों नहीं आए। मेरे पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। मैं क्या जवाब देता? मैं तो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया था। दोस्त भले ही गायब हो गए थे, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था कि अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाई मैं क्या ही कर लूँगा। और वो अचानक से खड़े हुए और मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। जब मैंने उनको कदम बढ़ाते हुए देखा तो ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे पास आके कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे पास आए उससे पहले ही मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो उस वक्त सुबह हो गई थी। ज़मीन से उठकर अपने कपड़ों पे जमी धूल को झाड़ते हुए मैं वहाँ से निकला और आखिरी बार मैंने अपने उस खंडहर स्कूल को देखा। मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ उस रात ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ कि अगर मेरे दोस्त मेरी बात मान लेते तो शायद आज वो मेरे साथ होते। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमारे माता पिता हमें किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर हम अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते। वो जिस काम के लिए मना करते हैं अक्सर हम उन्हीं कामों को कर देते हैं। ऐसा ही हुआ था निकिता के साथ। निकिता के पेरेंट्स उसे हमेशा मना करते थे कि रात के वक्त इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही खुले बाल रखने चाहिए, लेकिन कभी भी निकिता ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। और ऐसे ही एक रात निकिता को अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था और तैयार होते वक्त उसने इत्र का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ बाल भी खुले रखे। पार्टी में जाने तक और वहाँ एंजॉय करने तक सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे पार्टी ख़त्म हुई। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हुई और वो उस टाइम अपने हॉस्टल में रहा करती थी। और हॉस्टल में लौटने के बाद उसे अपनी तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और उसका दिल घबरा रहा था, जैसे पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। निकिता ने समझा कि थोड़ी तबीयत ख़राब है उसकी, तो उसने नॉर्मल मेडिसिन लेके सोना ठीक समझा और उसने यही किया। नॉर्मल मेडिसिन लेके वो सो गई और तकरीबन रात के 2 बजे उसे एक भयानक सपना आया जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल गई और
उसने आसपास देखा तो पूरे कमरे में अंधेरा ही था। वो लाइट ऑन करने के लिए उठने वाली थी, तभी उसने महसूस किया कि वो अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। वो हिल ही नहीं पा रही है। वो अपनी पूरी जी जान लगा रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ आसपास देखे जा रही थी और उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो वो सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसका खौफ तो तब बढ़ा जब उसके कानों में एक आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आवाज़ सुन के निकिता पसीने से भीग गई और अपनी पूरी जी जान लगा के चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे उसकी हलक में आवाज़ हो ही ना। उससे बोला ही नहीं जा रहा था, ना ही हिला जा रहा था। उसके सामने सिर्फ अंधेरा था और उस आवाज़ को सुनने के बाद उसके खून के एक एक बूंद में सिर्फ डर भर गया था। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन नहीं चिल्ला पा रही थी। उसने पूरे दिल और दिमाग से भगवान को याद करने की कोशिश की और वो बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। उसने ये सारी बातें अपने रूममेट्स को बताई और उसके सारे रूममेट्स ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और हैरान भी। पहले तो निकिता के रूममेट्स को लगा कि निकिता मजाक कर रही है, लेकिन निकिता के हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि निकिता मजाक कर रही है, क्योंकि उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसकी हालत ख़राब थी। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद बताया कि डर के कारण उसका बीपी लो हो गया है और उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ दिन निकिता ने आराम किया और जैसे तैसे उसकी तबीयत पहले जैसी ठीक हुई, लेकिन आज भी वो रात के वक्त इत्र का इस्तेमाल करने से और बाल खुले रखने से घबराती है और उसे यही महसूस होता है कि कहीं वो बुरी शक्ति निकिता पे वापस हावी ना हो जाए और वो भयानक डरावनी घटना वापस निकिता की ज़िंदगी में ना घट जाए। ये बात है उस वक्त की जब निकिता और उसके दो दोस्त हॉस्टल के एक नए रूम में शिफ्ट हुए थे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों तो सब कुछ नॉर्मल था। हर दिन नॉर्मल दिन की तरह बीत रहा था। ऐसे कई दिन बीते, हफ्ता 2 हफ्ता बीते, लेकिन अचानक से निकिता ने ध्यान दिया कि उसकी दोस्त खुशी कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। उसके व्यवहार में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। खुशी दिल की काफ़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन वो धीरे धीरे चिड़चिड़ी होती जा रही थी और उसका व्यवहार बुरा होते जा रहा था। निकिता को तो पहले कुछ भी समझ नहीं आया और उसने इन सब बातों को इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते खुशी का व्यवहार और भी ज़्यादा बुरा होता गया और काफ़ी ज़्यादा अलग होता गया। निकिता को लग ही नहीं रहा था कि ये वही पुरानी वाली खुशी है, क्योंकि उसके व्यवहार में इतना बदलाव आ चुका था कि वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी। वो चिड़चिड़ी हो चुकी थी। कोई भी उससे प्यार से बात करता तो वो हमेशा गुस्से में जवाब देती और चुपचाप रहती। एक रात अचानक से खुशी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और निकिता और उसकी दोस्त उसे हॉस्टल की डिस्पेंसरी में लेकर गए, जहां खुशी का इलाज किया गया और उसे नॉर्मल मेडिसिन दी गई। लेकिन अजीब बात तो ये है कि उस हॉस्पिटल में खुशी नॉर्मल व्यवहार कर रही थी जैसे वो पहले व्यवहार करती थी। निकिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी खुशी के लिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी के व्यवहार में इतना बदलाव जल्दी जल्दी आ कैसे रहा है। कभी वो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी बहुत बुरी। तभी अचानक से एक दिन हॉस्टल की ही कुछ लड़कियों से निकिता और खुशी को पता चला कि वो जिस कमरे में ठहरी हुई हैं उस कमरे में पहले एक लड़का रहा करता था और पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उसने हॉस्टल में ही फांसी लगा ली थी। ये बात किसी को पता न चले, इसलिए हॉस्टल वालों ने इस बात को दबा दिया और बहुत कम लोगों को ही इस सुसाइड के बारे में पता था। इस बात के
पता चलने के बाद खुशी और निकिता उस कमरे में रहने को तैयार नहीं थी और उन्होंने वो कमरा तुरंत छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने वो कमरा छोड़ा, खुशी पहले की तरह ठीक हो गई और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा नाम सुरेश है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड छुट्टियां बिताने के लिए गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि बहुत लंबे समय बाद हमें छुट्टियां मिली थी और हम उन छुट्टियों को बिताने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हम 3 दोस्त अपनी कार में सवार थे और मैं ड्राइविंग कर रहा था। मेरे 2 दोस्त ऋतिक और अभिनव पीछे वाली सीट पे बैठे थे और मैं ड्राइविंग कर रहा था। रात का समय था और मैं गाड़ी बहुत तेज़ चलाए जा रहा था। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पे, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, मैंने ध्यान दिया कि गाड़ी के सामने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा है और मैंने घबराहट के मारे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया, कहीं वो आदमी ठुक ना जाए। गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए मेरा थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया। ऋतिक और अभिनव भी घबरा गए और उन्होंने मुझसे कहा कि अबे बेवकूफ़, ऐसे कोई ब्रेक लगाता है? क्या हो गया, इतने अचानक से ब्रेक लगाया? अभी ठुकते ठुकते बच गए। अभी छुट्टियां बिताने आए हैं, यहीं कब्र बन जाती हमारी। पागल वागल है क्या? जिसके जवाब में मैंने उन दोनों को बताया, अबे यार कुछ नहीं यार, पता नहीं एक आदमी मैंने देखा अजीब सा गाड़ी के सामने आ गया अचानक से, पागल वागल था क्या वो? जिसके जवाब में वो दोनों मुझे घूरने लगे और उन्होंने कहा कि अरे क्या हो गया बे तेरे को? हमने तो दारू भी नहीं पी। तेरे को बूढ़ा आदमी लगता है, तेरा वहम है और ये वहम काफ़ी बुरा वाला था। बच गए हम मरते मरते। तू एक काम कर, पीछे आ जा, ड्राइविंग सीट पे तो अब मैं ही बैठूंगा, तेरा भरोसा नहीं, तू मरवा देगा हमको। ये कहकर ऋतिक आगे आ गया और मैं पीछे बैठ गया और मैं अभिनव से बातें करने लगा। ऋतिक गाड़ी चलाने लगा और कुछ ही देर बाद ऋतिक के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। उसने भी बहुत जल्दी में ब्रेक लगाई और गाड़ी डिसबैलेंस होके एक कोने में जाके ठुकने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे रुक गई। और फिर मैंने ऋतिक से कहा कि अबे तुझे क्या हुआ, तूने क्यों ऐसा किया बे? और उसने जो मुझे बताया उसे सुन के मेरे कान खड़े हो गए। उसने बताया कि उसे भी एक अजीब सा आदमी गाड़ी के सामने नज़र आया। हम तीनों गाड़ी से उतरे और आसपास देखने लगे। वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर हम दोनों को कौन दिखा था, ये सवाल हमें परेशान किए जा रहा था। लेकिन आखिरकार हमने सोचा कि शायद हमारा वहम था और ऋतिक और मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि हमने एक्सीडेंट होने से बचाया था और उसी में हमारा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर अभिनव ने गाड़ी चलाना शुरू किया। वो सुनसान रास्ता अभी भी जारी था और गाड़ी उसी पर चले जा रही थी। ऋतिक और मुझे नींद आ गई और हम दोनों पीछे बैठे बैठे ही सो गए। तभी अचानक से मेरे कान में एक आवाज़ आई, इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। ये आवाज़ सुन के मेरी आंखें खुली और झटका तो मुझे तब लगा जब अभिनव ने भी एक ज़ोरदार ब्रेक मारा और गाड़ी फिर से डिसबैलेंस हो गई और टकराते हुए ही एक पेड़ से जाके टकरा गई और इस टक्कर से हम दोनों की नींद उड़ गई। ऋतिक भी उठा और मैं भी। अभिनव से पूछा हमने कि क्या हो गया, जिसके जवाब में उसने भी वही बात बताई, उसे भी वही बूढ़ा आदमी दिखा था। मैंने उन दोनों को वो सपने वाली बात बताई और जब मैंने ये बात बताई तो ऋतिक मेरी शक्ल देखने लगा और जब मैंने ऋतिक से पूछा कि क्या हो गया तो उसने बताया कि वो आवाज़ उसने भी सुनी थी और एक बार में 2 लोगों को वहम कैसे हो सकता है, ये बात हमें परेशान करने लगी। अभिनव ने गाड़ी का बोनट खोला और इंजन को चेक करने लगा। गाड़ी का इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। टकराने की वजह से गाड़ी के आगे वाले हिस्से पे नुकसान पहुंचा था और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। हम तीनों ने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया और कुछ ही दूर चले थे तभी जैसे किस्मत हम पे मेहरबान हो गई। हमने देखा कि एक रिपेयरिंग शॉप आगे ही है।
हम तीनों में जोश आ गया और हम तीनों गाड़ी को धक्का लगाते हुए उस रिपेयरिंग शॉप तक ले गए और वहाँ एक आदमी सो रहा था। हमने उसको उठाया और उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताया। वो तुरंत उठा और गाड़ी ठीक करने लगा और उसने हमसे पूछा कि आप किस रास्ते से आए हैं, और हमने उसे हमारे आने वाला रास्ता बताया और हमारे वाले रास्ते का नाम सुन के उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने हमसे कहा कि बाबूजी, बहुत किस्मत वाले हो शायद आप, जो उस रास्ते से सही सलामत रात के वक्त निकल आए, वरना न जाने उस भूतिया रास्ते ने कितने लोगों की जान ली है, कोई गिनती ही नहीं है। वहाँ एक शराबी इंसान घूमा करता था। उसके पास ना ही परिवार था ना ही कुछ। एक रात ऐसे ही घूम रहा था तो किसी गाड़ी वाले ने उसे ठोकर मार दी। वो जिंदा था। उसे अगर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद कुछ हो सकता था, वो बच जाता, लेकिन ठोकर मारने वालों ने उसे वहीं मरता छोड़ आगे बढ़ गए। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी सड़क पे घूम रही है। ये बात हमारे दादाजी बताया करते थे। और आज तक वहाँ जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से बहुत कम ही लोग बच पाए हैं। और उन्होंने एक ही बात कही है कि उन्होंने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी अपनी गाड़ी के सामने अचानक से आते हुए देखा था। ये बात सुन के हम तीनों की हालत ख़राब हो गई और हमने भगवान को शुक्रिया किया कि हम बच गए। और उसने हमारी गाड़ी को ठीक किया और कई घंटे बाद सुबह होने के बाद हम वहाँ से निकल गए और वापस आते वक्त हमने उस रास्ते की तरफ देखा भी नहीं। मेरा नाम शिवम है। हाल ही में मैंने एक नया घर खरीदा था। वो घर मुझे काफ़ी सस्ते दामों में मिला था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो घर दाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और अच्छा भी, इसलिए उस घर को ख़रीदने में मैंने कोई ज़्यादा देर नहीं लगाई और उस घर को ख़रीद लिया। वो घर तो काफ़ी ज़्यादा पसंद था मुझे, लेकिन धीरे धीरे उस घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जो मेरे खौफ का कारण बन गई। एक रात मैं पार्टी से ड्रिंक करने के बाद अपने घर आया था और मैं सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि एक काला साया जो कि किसी लड़की का था, वो उंगली से नीचे इशारा कर रहा था। ये बात मुझे हज़म नहीं हुई। मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा ही पी ली है, जिसकी वजह से मुझे अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसलिए मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया और सोने के लिए आंखें बंद कर दी। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मेरे कानों में एक आवाज़ आई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। माना मैंने पी रखी थी, लेकिन इतना ज़्यादा वहम होना मुझे हज़म नहीं हो रहा था। ये सब हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही ये सब सपना था। ये आवाज़ मुझे परेशान कर रही थी और मैंने लाइट को जला कर रखा और टीवी देखने लगा। मुझे प्यास लगी और मैं किचन में गया। किचन में पानी पीने के बाद मैं वापस आया तो मैंने देखा कि टीवी अपने आप चालू बंद हो रहा है, चालू बंद हो रहा है। मुझे लगा कि पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरा टीवी ही ख़राब है। मुझे लगा कि सुबह मैकेनिक को बुला के टीवी ठीक करवा लूँगा, इसलिए मैंने टीवी को बंद कर दिया और वापस से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ही मैंने कुछ आवाज़ सुनी और मैंने आंखें खोली तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरा टीवी चालू है। जिस टीवी को मैंने अपने हाथों से बंद किया था वो अपने आप चालू था। मुझे लगा कि पावर का प्रॉब्लम है, बटन ख़राब हो गया इसलिए डायरेक्ट पावर आ रही है टीवी में, इसलिए मैंने प्लग को ही निकाल दिया। प्लग निकालते ही वो टीवी ऑफ हो गया और फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से टीवी चालू होने की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मैंने टीवी में फिर से देखा कि टीवी चालू है और टीवी में एक लड़की इशारा कर रही थी ज़मीन की तरफ। ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि टीवी का प्लग निकला हुआ था। इतना भयानक मंजर देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। सुबह हुई
और मैंने सोचा कि शायद पीने की वजह से मुझे ये सब वहम हो रहा था, और मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही रात हुई वही अजीब घटनाएं वापस घटने लगी, और उस वक्त तो मैंने पी भी नहीं रखी थी, इसलिए वहम का कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैंने उस लड़की को कई बार देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे उसे देखते वक्त, क्योंकि उस लड़की को ना ही मैं जानता था और ना ही उसे मैंने कहीं पर देखा था। लेकिन वो लड़की मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है, ये बात मुझे परेशान कर रही थी। और वो जब भी मुझे दिखाई देती थी तो एक ही इशारा करती थी, और वो इशारा होता था ज़मीन की तरफ। मैं अपने पास के ही चर्च में गया और वहाँ से एक प्रीस्ट से ये सब बातें बताई। प्रीस्ट ने मुझसे मेरे घर का एड्रेस पूछा, और जब मैंने उसे एड्रेस बताया तो उसका दिमाग सन्न रह गया। उस प्रीस्ट ने मुझे बताया एक लड़की की आत्मा का साया है जो कि उस घर में रहती है, उसे मुक्ति नहीं मिली है, और उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली है इस बात की कोई वजह नहीं पता लग पाई है। फिर मैंने उन प्रीस्ट को बताया कि वो हमेशा ज़मीन की ओर इशारा करती है, और ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो शाम को मेरे घर पर आएंगे। और जैसे ही वो घर पर आए और उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ते वक्त उस घर की कुछ चीज़ें हिलने लगी और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कहाँ पर इशारा करती है, और मैंने उन्हें ज़मीन की तरफ इशारा करके बताया कि वो यहाँ पर इशारा करती है। उन्होंने मुझसे कहा कि कल सुबह यहाँ पर खुदाई करवाओ। ये बात सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। मेरा नया नया घर था और मैं खुदाई नहीं करवाना चाहता था, लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे छुटकारा भी चाहिए था, इसलिए मजबूरन मैंने मज़दूर बुलाए और वहाँ पे ज़मीन में खुदाई करवाई। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत बद से बदतर हो गई, क्योंकि उस ज़मीन के नीचे एक कंकाल निकला। और जब मैंने पुलिस को इन सब बारों में बताया तो उन्होंने तहकीकात शुरू की। फिर मुझे पता चला कि एक लड़की की लाश है जो कि उस ज़मीन के नीचे दफन थी, और तहकीकात में पता चला इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई थी, जो कि इस घर को बनाने वाले बिल्डर ने की थी। फिर उस बिल्डर को फांसी की सज़ा हुई, और इतना सब होने के बाद मेरा उस घर में रहना नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए मैंने उस घर को बेच के कहीं और घर ले लिया और उस घर की तरफ कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखा। मेरा नाम विपिन भारद्वाज है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने लाइन में नया नया आया था। असल में मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, और मैं इस लाइन में काफ़ी नया था जब ये घटना मेरे साथ घटी। मैंने एक ज़मीन खरीदी थी काफ़ी बड़ी, और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बना के उसे बेचूंगा। मुझे ज़मीन काफ़ी सस्ते में मिल गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मेरे पास वक्त काफ़ी कम था उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता था और डिज़ाइन तैयार करके मज़दूरों को देता रहता था, और वो काम करते रहते थे। मेरे पास वक्त की कमी थी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करता था। कभी कभी तो मैं सोता ही नहीं था। तभी अचानक से मैंने एक रात के 12 बजे तकरीबन, जब कुछ ही मज़दूर काम कर रहे थे, मैंने ध्यान दिया कि बिल्डिंग से थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल होगी, वो वहाँ पर बैठ के मुझे घूरे जा रहा था। मुझे लगा कि ये भी मज़दूर है और मेरी बिल्डिंग का काम करवा रहा है, और मुझे ये बात देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। और मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उससे कहा कि अरे अंकल, क्या कर रहे हो? काम वगैरह नहीं करवाना क्या? पैसे नहीं दे रहा मैं क्या आपको? पैसों की कमी है क्या? मैं वक्त पे सबको पेमेंट करता हूँ इसी चीज़ के लिए। मेरे को ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार चाहिए, और आप है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। आराम करना है तो घर जाइए, यहाँ मत बैठिए। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं आप सभी को देने के लिए। तभी अचानक से वो आदमी खड़ा हुआ और मेरे पास आकर बोला कि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मैं 2 कदम पीछे हो गया। मैंने देखा कि वहाँ पर कोई आदमी है ही नहीं। मेरे मुंह से चीख निकल गई और सारे मजदूर मेरी चीख सुन के वहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब क्या हो गया। मैंने सोचा कि ये सब मेरा वहम है, इसलिए मैंने उन्हें बताना ठीक नहीं समझा और जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया। मैं उन्हें काम समझा कर अपने घर आ गया और रात के तकरीबन 12 बजे मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन बजते ही जैसे मैंने उठाया
तभी अचानक से सामने से एक आवाज़ आई। वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। मैं नींद में था, लेकिन ये बात सुन के मेरी नींद गायब हो गई और मैंने चिल्लाकर बोला, क्यों नहीं बनेगी बिल्डिंग? कौन रोकेगा मुझे? मैं बनाऊंगा वहाँ पे बिल्डिंग। मैंने पैसे खर्च किए हैं उस ज़मीन पे, मैं वहाँ पर बिल्डिंग बनाऊंगा। कौन है तू? मेरे को बता, मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। तब तक फ़ोन कट हो गया और मैंने वापस उस नंबर पे कॉल मिलाने के लिए कॉल लॉक को ओपन किया, लेकिन मैंने देखा कि कोई इनकमिंग कॉल आई ही नहीं थी। ये सब देख के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और डर गया। ऐसे कई दिन बीते और मुझे वो फ़ोन रोज़ आने लगा। वो फ़ोन जब भी आता तो सामने से एक ही आवाज़ आती, वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ये फ़ोन आखिर आ कहाँ से रहा है। मैंने पुलिस को इस बारे में बताया, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाए। फिर से एक रात जब मैं अपनी बिल्डिंग का काम करवा रहा था, तब मैं बिल्डिंग के एक कोने में सीमेंट की बोरी के ऊपर बैठा हुआ था और मज़दूरों को काम बता रहा था। तभी मैंने देखा कि बिल्डिंग के एक कोने में वही आदमी बैठा हुआ है और मुझे घूरे जा रहा है। मैंने उस बूढ़े आदमी के पास गया और मैं काफ़ी खुश हो रहा था। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि चलो आज तो ये पकड़ में आ गया, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी भी किसी से भी पंगा नहीं लेगा। मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, क्यों बे, तू मेरी बिल्डिंग नहीं बनने देगा? कौन है तू? तेरी औकात क्या है? सारे मज़दूर मुझे घूरने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब क्या हो गया है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिसके जवाब में मैंने कहा कि अरे कुछ नहीं यार, इसको देखना, वो ये उस दिन भी मेरे को दिखा था और कह रहा था तुम्हारी बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। जैसे पता नहीं कौन हो ये, इसकी कितनी औकात हो, मेरी बिल्डिंग नहीं बनने देगा। मैंने पैसे खर्च किए हैं, अब मैं अपनी बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा क्या? सारे मज़दूर मेरा मुंह देखने लगे और मज़दूरों ने मुझसे आके कहा कि साहब आपने काम की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली है, आप हमारी बात मानिए तो घर पे जाके आराम करिए, समझे आप? आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। मुझे ये बात सुन के गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि अरे पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों आराम की ज़रूरत है? मैं तो काम करवाऊंगा, मेरे को जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग का काम ख़त्म करना है यार, मजाक थोड़ी चल रहा है। और फिर उस मज़दूर ने कहा, अरे काम 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 ठीक है, काम तो ख़त्म हो जाएगा साहब, लेकिन आप अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखिए। आप किससे बात कर रहे हैं, बताइए कौन है यहाँ पर? तभी मैंने उस कोने में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये बात इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मुझे बुखार आ गया और मैं 2 दिन तक अपने बेड पे पड़ा रहा। मेरे कानों में एक आवाज़ ज़रूर आती जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, बिल्डिंग वहां नहीं बनेगी, बिल्डिंग वहां नहीं बनेगी। ये भयानक घटना मेरी रूह कपा दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। तभी एक दिन मेरा दोस्त मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे मुझसे मिलने के लिए आया और उसने मेरी बिल्डिंग को बनता हुआ देखा और उसने मुझे बताया कि अरे तू यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कब बना रहा है? उसकी ये बात सुन के मेरे को थोड़ा अजीब लगा और मैंने उससे कहा कि क्यों भाई, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जिसके जवाब में उसने कहा कि तूने ये ज़मीन किससे ख़रीदी? मैंने उस आदमी का नाम बताया जिससे मैंने ये ज़मीन ख़रीदी थी और मेरे दोस्त ने बताया कि हाँ ठीक है, ये ज़मीन तूने उससे ख़रीदी और कितने में पड़ी? फिर मैंने उसे उस ज़मीन की कीमत बताई और उसने मुझे बताया, अच्छा इतनी बड़ी ज़मीन तुझे इतनी कम कीमत में मिल गई, तूने पूछताछ नहीं की कि ये ज़मीन तुझे इतनी कम कीमत में कैसे मिल रही है? मैंने ना में सर हिलाया और उसने मुझसे कहा कि हाँ देख विपिन, मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन ये जो ज़मीन है पहले मुझे भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन इसको जो बंदा बेच रहा था उसने ये ज़मीनें गरीब लोगों से हथियाई थी और कई गरीब लोगों ने इसी गम के कारण आत्महत्या कर ली थी। पुलिस वालों को पैसे खिलाकर उस ज़मीन के दलाल ने पुलिस वालों का भी मुंह बंद करवा लिया था और
इस ज़मीन पे प्रोजेक्ट बनाना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए सस्ते में मिलने की वजह से भी मैंने ये ज़मीन नहीं खरीदी। पता नहीं कितने गरीबों की बद्दुआएं होगी इस ज़मीन के ऊपर। कैसे प्रोजेक्ट बनाऊं यार यहाँ पे? तू कैसे बना रहा है? तुझे बात पता थी कि नहीं पता थी? जिसके जवाब में मेरे पास कोई शब्द नहीं था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा ज़मीर अब मुझे गवाही नहीं दे रहा था कि मैं अब उस प्रोजेक्ट पे काम करूं, क्योंकि वो ज़मीन किसी और की थी। फिर मैंने पुलिस स्टेशन में उस आदमी की कंप्लेन की और फिर कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद उस आदमी को सज़ा हुई और मैंने उस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाया और उसमें से कुछ फ्लैट्स उन गरीबों को दिए जिनकी ज़मीन छीनकर उस आदमी ने मुझे बेची थी, और उसमें से एक फ्लैट मैंने खाली रखा। ये काम करने के बाद मेरे दिल को शांति मिली और मैंने अपने अगले प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैंने इतने बड़े पाप को होते होते बचा लिया। दिन के बाद से मुझे कभी भी वो आदमी नहीं दिखा और मैं अपनी ज़िंदगी को शांति से जीने लगा। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में ही मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक को लॉन्ग राइड पर लेकर जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक को लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल की बुकिंग करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे भूख लगी और इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में एक नाश्ते की दुकान पर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत की। कुछ समय बाद शाम को अचानक से मेरे पेट में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। मेरा पेट खराब हो रहा था। मैं अपनी बाइक को चलाए जा रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। मैं अपने फैसले पे पछता रहा था कि मैंने वहाँ पर वड़ा पाव आखिर खाए ही क्यों। धीरे धीरे रात हो गई। मैं काफ़ी देर तक बाइक चलाता रहा और आखिरकार मैंने एक पब्लिक टॉयलेट को देखा और मुझे सुकून आया। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं था जो उस शौचालय का ख्याल रखता हो। मेरे पास इन सब बातों का वक्त नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा दर्द में था। मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं तुरंत टॉयलेट में चला गया। मैं टॉयलेट से वापस लौट ही रहा था, तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि लाइट चालू बंद होने लगी। मुझे लगा कि वोल्टेज की कमी है, इसलिए ऐसे हो रहा है। मैं बाहर लौट रहा था, तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है और ये देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। मेरे को लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये लाइट का चालू बंद होना और दरवाज़ा बंद हो जाना, हो ना हो, कोई मेरे साथ बहुत बुरा मजाक कर रहा है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे तेरा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। कौन है तू? ये सारे मजाक अभी बंद कर वरना तेरी खैर नहीं। मेरे चिल्लाने के थोड़ी ही देर बाद सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकला और मैंने ध्यान दिया कि वहाँ पर एक चौकीदार आया। मैंने उस चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ चले गए? आपके ना होने पर यहाँ पर कोई बदतमीज सा इंसान था जो मेरे साथ घटिया मजाक कर रहा था। कोई चालू लाइट बंद कर रहा था और किसी ने तो बाहर से कुंडी ही लगा दी थी। ऐसा घटिया मजाक आखिर कोई कैसे कर सकता है? और आप कहाँ थे? आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, आप कहाँ घूम रहे हैं? उस चौकीदार ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को रोका और वापस से उस शौचालय के बाहर निकला। तभी मैंने ध्यान दिया कि एक आदमी शौचालय के बाहर खड़ा है। अंधेरे में उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जब उजाले में आया तब मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा। मुझे वो बोला कि साहब, आप टॉयलेट करके आए हैं, पैसे नहीं देंगे? मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया। मैंने कहा, अगर यहाँ पे करना होता तो अंदर चौकीदार ने क्यों नहीं कहा? उसने तो यूनिफॉर्म पहन रखी है चौकीदार की, और तुम्हें किसने हक दे दिया पैसे मांगने का? हाँ, चौकीदार तो अंदर है। और जो सामने से जवाब आया उसे सुनने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई और मेरे माथे से पसीना बहने लगा। उसने कहा कि क्या साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? इस शौचालय का चौकीदार तो मैं ही हूँ। मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसने मुझे अपना कार्ड दिखाया और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और मैं उसको शौचालय के अंदर लेकर गया। मैंने कहा, फिर ये कौन है? लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया।
मेरे दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। फिलहाल तो मैंने उस चौकीदार को पैसे दिए और जब वो उसने अपना गल्ला खोला तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उसके गले के सामने एक फ़ोटो रखी हुई है और उस फोटो पे फूल माला चढ़ी हुई है। मैंने उस चौकीदार से पूछा कि ये कौन है। जवाब में चौकीदार ने बताया कि ये फ़ोटो उसके पिताजी की है, जिनका देहांत काफ़ी सालों पहले ही हो गया था। वो भी इसी शौचालय में चौकीदार थे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो फ़ोटो उसी इंसान की थी जिसे मैंने टॉयलेट के बाहर आने के बाद देखा था। मुझे डर तो नहीं लगता था, ना ही मुझे भूत प्रेतों पे विश्वास था, लेकिन ऐसी घटना होने के बाद मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ और मैं पहली बार अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में दौड़े जा रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और वहाँ से निकला। लेकिन आज भी वो रात अगर मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और मैं यही दुआ मांगता हूँ कि वापस से वो काली अंधेरी रात और या फिर वैसी घटना मेरी ज़िंदगी में वापस ना घटे। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे गांव से संबंध रखती थी, जहाँ पर भूत प्रेतों पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया जाता था। उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ वास करती थी, ऐसा उन गांव वालों का कहना था। एक बुरी आत्मा से सामना मेरे नाना जी का हुआ था। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे जो रोज़ की तरह दफ्तर का काम खत्म करके अपनी घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले बाजार में कुछ सामान लेने के लिए वो रुक गए और सामान लेने के चक्कर में उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और उन्होंने समय पे ध्यान नहीं दिया और आखिरकार जब उन्होंने समय देखा तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और मेरे नाना जी ने सोचा कि चलो जंगल वाले रास्ते से चला जाए, वो रास्ता थोड़ा छोटा है और वक्त भी कम लगेगा और नाना जी घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। उस टाइम ना ही बाइक होती थी ना ही कोई दूसरी गाड़ी, हर कोई साइकिल चलाता था और मेरे नाना जी भी साइकिल से ही आ रहे थे। मेरे नाना जी जब साइकिल से आ रहे थे तभी अचानक से उन्हें एक औरत नज़र आई। उस औरत के चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन नज़र आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। मेरे नाना जी को लगा कि इतनी अंधेरी रात में ये औरत इस सुनसान रास्ते पे कर क्या रही है। मेरे नाना जी से रहा नहीं गया और इंसानियत के नाते उन्होंने उस महिला से पूछा कि आपको क्या हो गया, आप इतनी रात को यहाँ पर अकेले कर क्या रही हैं। जिसके जवाब में उसने कहा कि वो रास्ता भटक गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है। मेरे नाना जी को उस महिला के ऊपर दया आ गई और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है और उस महिला ने बताया कि उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं याद है। ये बात सुन के मेरे नाना जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए। वो उस महिला को अंधेरे ऐसे सुनसान रास्ते पे छोड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन उस महिला को अपने घर का रास्ता तक नहीं याद था। मेरे नाना जी ने बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो और मैं तुम्हें सुबह होने के बाद तुम्हारे घर का पता लगाऊंगा। तुम यहाँ रुको मत, ये जगह बहुत खतरनाक है, हो सकता है कुछ गलत लोग यहाँ पर आ जाएं और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है यहाँ पर, तुम मेरे साथ चलो। वो महिला साइकिल के पीछे वाली सीट पर बैठ गई और मेरे नाना जी साइकिल चलाने लगे। उस वक्त ना ही बाइक होती थी ना ही कोई कार वगैरह, इसलिए उस वक्त के लोग साइकिल चलाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते थे और मेरे नाना जी भी काफ़ी ज़्यादा माहिर थे साइकिल चलाने में। मेरे नाना जी को उसे बैठाकर चलाने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। तभी काफ़ी लंबा वक्त बीता और मेरे नाना जी ने ध्यान दिया कि साइकिल का वज़न बढ़ता जा रहा है और नाना जी को साइकिल चलाने में दिक्कत आने लग रही है। मेरे नाना जी के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि मेरे नाना जी का काम रोज़ ही साइकिल चला के आना जाना था, लेकिन उन्हें पहली बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कई बार दूसरों को साइकिल पे बैठाकर चलाया था, लेकिन इतनी ताकत उन्हें कभी भी नहीं लगानी पड़ी थी। साइकिल का वज़न बढ़ता जा रहा था और नाना जी काफ़ी मुश्किल से पैडल मार रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही किलोमीटर पे इतना वज़न कैसे बढ़ सकता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन मेरे नाना जी ने हार नहीं मानी और साइकिल को चलाते रहे। काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार मेरे नाना जी थक गए, लेकिन वो फिर भी साइकिल चलाए जा रहे थे। तभी अचानक से उनके कानों में एक आवाज़ आई। मेरे नाना जी कुछ समझे नहीं और अचानक से उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया और जो उन्होंने देखा उसे देख के उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल के पीछे कोई है ही नहीं। तो वो महिला आखिर गई कहाँ? मेरे नाना जी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और उनकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और उनकी साइकिल एक पेड़ से जा टकरा गई। मेरे नाना जी वहीं गिरकर बेहोश हो गए और उन्हें फिर सीधा सुबह होश आया। उनको काफ़ी गहरी चोटें लगी हुई थी। उस टाइम फ़ोन का भी इस्तेमाल इतना नहीं था, ना ही लोगों के पास फ़ोन थे। मेरे नाना जी जैसे तैसे उठ के हॉस्पिटल तक गए और वहाँ से मेरे घर पे खबर आई कि नाना जी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, जिसके बाद हमारा पूरा परिवार नाना जी को देखने के लिए हॉस्पिटल में गया और मेरे नाना जी ने ये सारी बातें बताई। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार नाना जी के चेहरे पे एक अजीब सा डर देखा, जो डर साफ साफ गवाही दे रहा था उस अंधेरी काली रात का, जब नाना जी ने उस अजीब सी महिला का सामना किया था। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा चल रही थी, ठंडी लहरें शरीर को छू रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से अपने खेत में खाट लगा के सोए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 पेड़ थे। अंधेरी काली रात में वो आम के पेड़ भी इतनी ज़्यादा डरावने लग रहे थे जैसे वो कोई शैतान हो। अचानक से खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद उन्हें ठंड लग रही है, इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में ही गर्मी के लिए आग लगाई और आग लगाने के बाद भैंसें थोड़ी शांत हुई और मेरे महेंद्र चाचा जी वापस से अपनी खाट पर जा ही रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक महिला उनकी खाट पर बैठी हुई है। अचानक से उनकी खाट पर एक महिला का आ जाना काफ़ी ज़्यादा डरावना था और इतना ज़्यादा अंधेरा और डरावना माहौल था कि कोई भी डर जाए। तभी अचानक से आसमान में एक बिजली तेज से चमकी और जैसे ही वो बिजली चमकी वो महिला कहीं गायब हो गई। महेंद्र चाचा काफ़ी ज़्यादा घबरा गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। महेंद्र चाचा तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे, लेकिन इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद कोई भी डर जाए। महेंद्र चाचा ने सोचा कि शायद ये उनका वहम हो सकता है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, माहौल भी थोड़ा वैसा ही है, तो हो सकता है कि उन्हें ये सब वहम हुआ हो। और यही सोचकर वो वापस से खाट पर बैठ गए। महेंद्र चाचा को नींद आने लगी, इसलिए वो लेट गए और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की तो उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे उनके कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। ये आवाज़ें सुन के महेंद्र चाचा ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगे और उनकी आंखों से नींद अब गायब हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, सिर्फ अंधेरा और वही डरावना माहौल। तभी अचानक से उनकी नज़र उन आम के पेड़ों पे पड़ी और उन आम के पेड़ों को देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि उतने ऊंचे आम के पेड़ों पर वही महिला बैठी हुई है और महेंद्र चाचा को ही घूर रही है। इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद महेंद्र चाचा के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उनका मुंह जैसे जाम हो गया हो। वो महिला उस ऊंचे आम के पेड़ के ऊपर बैठ के महेंद्र चाचा जी को घूरे जा रही थी। महेंद्र चाचा जी चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, मानो जैसे उनके पास मुंह हो ही ना। उनके सर से पसीना छूटने लगा और भैंसें वापस से चिल्लाने लगी। इतना भयानक नज़ारा देख के महेंद्र चाचा जी वहीं बेहोश हो गए और उनकी आंखें सुबह खुली। सुबह सब कुछ सामान्य था। उसके बाद से महेंद्र चाचा जी ने कभी भी खेत में खाट लगा के सोने की हिम्मत नहीं की और ना ही रात के वक्त उस खेत के आसपास जाने की कोशिश की, क्योंकि अब उन्हें उस अंधेरी रात से और उस महिला से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। और उनका ये भी कहना था कि कभी कभी वो महिला उन्हें हमेशा हर जगह नज़र आने लगती है और वो अपनी डरावनी नज़रों से महेंद्र चाचा जी को घूरती रहती है। और जब भी उन्हें ऐसा महसूस होता है तो उनके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है और उनके माथे से पसीना टप टप
बहने लगता है। मेरा नाम सुरेश है, पेशे से मैं एक वेटर हूँ। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी साल बीत गए हैं, लेकिन जब मैंने ये काम नया नया शुरू किया था तब मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसे सोचने तक से ही आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। ये बात है उस वक्त की जब मैंने इस काम को नया नया करना शुरू किया था। मैंने एक होटल में नौकरी की थी। वो होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था उसमें काम करने से। मैं उस टाइम नाइट शिफ्ट कर रहा था और रात के 12 बजे सारे गेस्ट अपने रूम में सो रहे थे और मैं बाहर नज़र घुमा के देख रहा था कि सब कुछ ठीक तो है। मैं नया नया था उस वक्त और होटल में घूम रहा था। तभी अचानक से मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। गेस्ट को रूम में छोड़ने का काम मेरा ही था। तभी मैंने ध्यान दिया कि ये आदमी तो होटल में चेक इन ही नहीं किया, तो ये यहाँ कर क्या रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये है कौन। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और मुझे लगा उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और मैंने उससे पूछा कि आपका रूम नंबर क्या है। उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरता रहा और मेरी बातों को अनसुना करता रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि ये अनजान आदमी आखिर है कौन। मैं मैनेजर के पास गया और मैंने कहा कि ऊपर एक बूढ़ा आदमी है जिसने कोई रूम चेक इन नहीं किया है, वो इस होटल में घूम रहा है। फिर मैनेजर और मैंने पूरे होटल को चेक किया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुझे फिर से कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने मैनेजर को कहा कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो, और जब हमने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि मैं फ्लोर्स पे चेकिंग कर रहा था और तभी अचानक से सीढ़ियों के पास रुक गया और मैं किसी से बात करने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं हवा में ही हाथ हिलाए जा रहा था और बोले जा रहा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर मैनेजर ने मुझे समझाया और उसने कहा कि शायद तुम्हारा कोई वहम होगा, और मैंने भी इस बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। लेकिन मुझे आज भी पक्का याद है कि वो कोई वहम नहीं था, क्योंकि मैंने उस दिन के बाद से उस बूढ़े आदमी को कई बार होटल में घूमते हुए देखा और वो बूढ़ा आदमी हमेशा धीरे धीरे उस पूरे होटल में चक्कर लगाता रहता था, वो भी रात के 2 बजे। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। और तभी अचानक से वो उस होटल का ओनर एक बार हमारे होटल में आया। वो होटल को देखने आया था कि आखिर होटल चल कैसा रहा है, और उसने मुझे टिप देने के लिए अपना पर्स खोला और उसके पर्स में एक फ़ोटो थी। उस फ़ोटो को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उस फोटो में इंसान वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने कई बार होटल में घूमते हुए देखा था। मैंने उनसे पूछ लिया कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये इस होटल के मालिक हैं और ये मेरे पिताजी हैं। कई सालों पहले इनका देहांत हो गया था, लेकिन ये अपने इस होटल से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और मैंने तो ये भी सुना है कि रात में ये यहाँ पर घूमते रहते हैं। काफ़ी अच्छा मजाक करते हैं लोग। ये बात सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वो बूढ़ा आदमी मुझे रोज़ नज़र आने लगा था रात को, इसलिए मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। और अब भी मुझे कभी कभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ नज़र आता है और ये सब काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है।